वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे 8/12/2019 को जो सीटेट का हमारा पेपर 1 हुआ उसके बारे में। ठीक है, और ये जो वीडियो रहेगी ये 2 सेक्शंस में रहेगी क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए। तो जो सेक्शन 1 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 15 of the CDP section, and in section 2 we will discuss from question 16 to 30। तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? और देखिए ये जो होती है ये हमने पढ़ा है, हमारी होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मीन टू से जो हमारा एक टाइम पीरियड होता है 2 वर्ष से लेके और 7 वर्ष की आयु के लगभग जो होता है, जो कि जीन पियाजे ने भी जिसको कहा है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज होती है ये हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। यहाँ पर जो हमारा लैंग्वेज का जितना जल्दी हम डेवलपमेंट करते हैं उतना हम किसी भी लेवल पे नहीं करते हैं कभी भी लाइफ में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रोपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था क्या है? ठीक है, अब देखिए ये जो लेटेंसी स्टेज है, ये वाली स्टेज जो है ये लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नहीं दी गई है, ये दी गई है किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है, तो बिल्टू से ये इसका आंसर नहीं होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जी हाँ, ये जो स्टेज दी गई है ये दी गई है लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा, जो कि आती है हमारी लेवल 3 में। ठीक है, लेवल 3 में ये 5th स्टेज होती है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तो आपको पता है ये दी है किसने? जीन पियाजे ने। और यदि हम बात करें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज, ये किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? देखिए हमारे इसमें क्या है, एक टॉपिक है सिलेबस में, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और उसके ऊपर हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये क्वेश्चन वहीं से आया है। और इसमें जो मैक्सिमम जो आंसर रहता है वो क्या रहता है? जेंडर बायस के ऊपर। जेंडर बायस का मतलब क्या है कि भाई पक्षपात करना लिंग के आधार पर या भेदभाव होना। इस समाज में हम रहते हैं वहां पर काम असाइन होते हैं और उनके अकॉर्डिंग यदि हम भेदभाव करते हैं लिंग के आधार पर तो हम उसको जेंडर बायसनेस कहेंगे, या हम जेंडर स्टीरियोटाइप भी बोलते हैं, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भाई जो टीचर है वो बच्चों पर मतलब लड़कों पर ज्यादा अटेंशन दे रहा है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, मीन टू से वो जेंडर बायस कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping? भाई जो अभी हमने डिस्कस किया था वहीं से है क्वेश्चन ये। भाई बच्चों में अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइप को मतलब रूढ़िवादिता को आप कम करना चाहते हैं और जेंडर रोल कन्फर्मिटी को आप कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, बिल्कुल ठीक बात है जी, हम कर सकते हैं। एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, नहीं, हम अगर इसको एम्फेसाइज करेंगे तो यह नहीं होगा, अगर हम इसको महत्व देंगे तो ये ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, बिल्कुल भी नहीं, हम जेंडर के आधार पर सेग्रीगेट नहीं करेंगे बच्चों को।
जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, जी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। हम सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग नहीं करेंगे जेंडर के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking? देखिए, हमें पता है जो हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्द आया है सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने एक थ्योरी दी थी, और थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है जी। और इन्होंने रिलेट क्या किया था? इन्होंने कहा था लेव वाइगोत्स्की ने कि जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके ऊपर समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और यही बात इन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में कि भाई चिल्ड्रन जो है वो एक्टिव सीकर होता है नॉलेज का, और सोसाइटी और कल्चर का प्रभाव पड़ता है उसकी थिंकिंग पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। जिगसॉ पहेली का काम करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ये क्वेश्चन फिर से वाइगोत्स्की से है, और जो कि हमने अपने कोर्स में कंप्लीट किया है टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट में, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड थॉट में हमने क्या देखा है कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने 3 टाइप की स्पीच बताई है, और उन्हीं में से एक स्पीच यहाँ पर है जब व्यक्ति या बच्चा, व्यक्ति भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन बच्चों में यह ज़्यादातर देखी जाती है। वो क्या है? वो अपने आप से ही बात करते हैं। यहाँ पर जो नजमा है वो अपने आप से पूछ रही है वेयर इज द ब्लू पीस, है ना। वो खुद से ही बोल रही है, वो किसी और से नहीं बोल रही है ना। सेज टू हर सेल्फ, नो, खुद से ही जवाब भी दे रही है, ठीक है। मतलब वो कंप्लीट बात कर रही है अपने आप से। और इस प्रकार से बोलने को लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता। और वहीं देखिए ये क्वेश्चन भी बन चुका है, वहीं जीन पियाजे ने इस प्रकार से बोलने को क्या कहा है? उन्होंने कहा है इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। तो यह डिफरेंस है दोनों में कि भाई जीन पियाजे इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहता है, और वहीं वाइगोत्स्की इसको प्राइवेट स्पीच बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लगातार तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है किससे? वाइगोत्स्की से। और देखिए जब हम बच्चे को सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? टेम्पररी एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है। तो जो स्कैफोल्डिंग है उसमें क्या किया जाता है? जब बच्चे को किसी काम को खुद से करने में कठिनाई होती है तो हम उसको कुछ समय के लिए टेम्परेरी एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं, हेल्प देते हैं, जिससे बच्चा वो काम कर पाता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर स्कैफोल्डिंग, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द concrete operational stage as proposed by जीन पियाजे? देखिए हमें पता है जीन पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस बताई हैं, जो मेन है 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनके नाम क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज,
concrete operational stage and formal और you can say abstract operational stage। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ये पूछ रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या लक्षण होंगे। अब देखिए जो हाइपोथेटिको डिडक्शन है ये जो आता है हमारा, ये आता है स्टेज फोर्थ में और यू कैन से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ये एबिलिटी बच्चे में आती है कि वो परिकल्पित निगमन कर सकता है, मतलब कल्पना के साथ निगमन कर सकता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कंजर्वेशन की, जो कंजर्वेशन आती है वो आती है हमारी थर्ड स्टेज में। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब ये है कि भाई अगर हम किसी चीज की आकृति को बदल दें, आकार को बदल दें, उसके बावजूद उसकी क्वांटिटी में, उसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये रहता है हमारा स्टेज नंबर थर्ड। आफ्टर दैट डिफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ये कैरेक्टरिस्टिक है स्टेज वन की। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। एंड मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये है सेकंड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर क्या पूछा गया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मीन टू से थर्ड स्टेज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन और यू कैन से एंड क्लास इंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? और देखिए हमें पता है पियाजे ने किसके बारे में बताया है, स्कीमास के बारे में, तो हमारा ऑप्शन नंबर वन सही रहेगा। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन लर्निंग की तो ये कहीं ना कहीं रिलेट किससे हो जाएगा, बंदूरा से। ठीक है जी, कंडीशनिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं रिलेट किससे हो जाएगा, हमारा पेवलोव से। और अगर हम बात करेंगे री इन्फोर्समेंट की तो ये रिलेट करेगा स्किनर से। वहीं अगर हम बात करते हैं स्कीमा की तो हम बात कर रहे हैं पियाजे की। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। जो असेसमेंट होता है, जो आकलन होता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या बच्चों को रैंक देना? बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये होता है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। लेबलिंग स्टूडेंट्स, जी नहीं, हम कभी भी स्टूडेंट्स को लेबल नहीं करेंगे। मार्किंग पास और फेल, नहीं, पास और फेल के लिए हम असेसमेंट नहीं करते हैं। मीन टू से हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंस इज ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। नहीं। क्या हम केवल बर्थ के टाइम पे ही इंटेलिजेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखिए हम बुद्धि को, इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेट। अगर हम बात करें यूनिटरी फैक्टर या सिंगल ट्रेट की तो हम बिने के हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन बिने की बात को हम अभी इतना महत्व नहीं देते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, बिल्कुल सही डेफिनेशन है ये इंटेलिजेंस की, जिसके बारे में बात की गई है किसके द्वारा, होवर्ड गार्डनर के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन, किसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है? देखिए यहां पर बात आ रही है क्या, मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, एक ही समस्या के कई समाधान सोचती है वो। मीन टू से वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकर है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज रूही इज ए डाइवर्जेंट थिंकर।
ठीक है। अगर आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है तो आई कार्ड में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वहां से आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति एक ही समस्या के कई सोल्यूशन देखता है उसको हम डाइवर्जेंट थिंकर कहते हैं, और जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, या हम कहेंगे कि जो क्रिएटिव होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। तो इसका आंसर कन्वर्जेंट थिंकर भी नहीं होगा, रिजिड थिंकर भी नहीं होगा, ईगोसेंट्रिक भी नहीं होगा, क्रिएटिव थिंकर बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है जी, मतलब डिप्राइव्ड ग्रुप से जो बच्चे आते हैं उनकी जो सहभागिता है वो कम है, वो बचे बचे से रहते हैं, दबे दबे से रहते हैं। तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, आस्क द चिल्ड्रन टू विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, जी नहीं, फिर आपका काम क्या है अगर आप ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, उनके आप अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को लो नहीं करेंगे। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग, वेरी गुड, एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, अपनी खुद की टीचिंग पर वो रिफ्लेक्ट करें, खुद को देखे कि मैं कितना अच्छा करवा रही हूँ या करवा सकती हूँ, और रास्ते निकाले जिससे बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए भाई, शुड नॉट प्रिपेयर, जी नहीं, प्रिपेयर करना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन को तो हमें प्रमोट करना है। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा करना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, बिल्कुल सही बात है। शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन, नहीं, डिस्करेज नहीं करना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये आया है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी से। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। देखिए डिसलेक्सिया जो होता है वो किससे रिलेटेड है, पठन से। पठन मतलब किससे, रीडिंग से। ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर किसको होता है, ADHD को, है ना। मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो एक अपने आप में एक लर्निंग डिसेबिलिटी है उनमें पाया जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन फ्लुएंसी इन रीडिंग, नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि इनको तो पढ़ने में कमी होती है, प्रॉब्लम होती है। इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, बिल्कुल सही बात है। इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, क्योंकि ये रीडिंग से रिलेटेड है। ओके,